सो गुड मॉर्निंग ऑल माय डियर स्टूडेंट्स। रेनबो पार्ट 2 आप लोगों की पढ़ाई चल रही है। फर्स्ट चैप्टर इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर। 5 वीडियोस मैंने ऑलरेडी अपलोडेड रखे हैं आप लोगों के लिए। पहला चैप्टर छोटे छोटे खंडों में बना रहा हूँ ताकि आपको पढ़ने में सुविधा हो। तो ये छठा वीडियो आज स्टार्ट होगा। इससे पहले कि मैं पढ़ाना शुरू करूँ, तमाम जो वर्ड्स हैं 3 पेजेज में ये वर्ड्स हैं जिसको मैं स्क्रीन पे दे रहा हूँ। कम से कम 360 डिग्री के क्वालिटी में वीडियो को ले जाकर फुल स्क्रीन में करके आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इससे आप वर्ड्स लर्न कर पाएंगे और किसी भी लिटरेचर के टेक्स्ट को समझने के लिए वर्ड्स का एक इम्पॉर्टेंट रोल है। तो आइए ये छठी वीडियो मैं आज शुरू करता हूँ। गुड मॉर्निंग कल्चर के 6th वीडियो को मैं आज स्टार्ट करता हूँ। पैरा नंबर 12 आपके सामने है। अगर आपके पास किताब है तो किताब सामने रखेंगे। It is perhaps unnecessary, if not useless, to weigh the merits of two civilizations. आप देखे होंगे कि जब से ये चैप्टर चल रहा है गांधी जी कर क्या रहे हैं, तो समझ लीजिए कि एक तराजू इन्होंने ले रखा है। एक पलड़े पर इन्होंने इंडियन सिविलाइजेशन को रखा हुआ है और दूसरे पलड़े पर वेस्टर्न सिविलाइजेशन को रखा हुआ है, और दोनों को ये तौल रहे हैं और ये देखने की कोशिश कर रहे हैं कि किसका पलड़ा भारी है। तो यहाँ पर ये लिख रहे हैं कि शायद यह अननेसेसरी है। यूजलेस तो नहीं कहूँगा, लेकिन शायद यह अननेसेसरी है कि मैं 2 सिविलाइजेशंस के मेरिट्स को वे कर रहा हूँ, यानी कि तौल रहा हूँ। इन दोनों सभ्यताओं के गुणों का मैं वे कर रहा हूँ। इसको तौलना शायद ये अननेसेसरी है। अगर यूजलेस नहीं तो अननेसेसरी ज़रूर है। इट इज़ लाइकली दैट, ऐसा भी तो हो सकता है ना कि The West has evolved a civilization suited to its climate and surroundings, and similarly we have a civilization suited to our conditions, and both are good in their respective spheres. ऐसा भी तो हो सकता है ना कि वेस्ट वालों ने एक ऐसा सिविलाइजेशन बनाया है जो उनके क्लाइमेट और सराउंडिंग्स को सूट करता है, और ऐसा भी तो हो सकता है ना कि हमने एक ऐसा बनाया हुआ है सिविलाइजेशन जो कि हमारे कंडीशंस को सूट करता हो। और इसको कहा जा सकता है ना कि दोनों अपने अपने क्षेत्र में अच्छा ही हैं। बोथ आर गुड इन देयर रिस्पेक्टिव स्फीयर्स। तो ऐसा भी हो सकता है कि पश्चिम वाले लोगों ने अपने लायक बनाया और इंडियन सिविलाइजेशन हम लोगों ने अपने लायक बनाया। वो उन लोगों के लिए अच्छा है या हम लोगों के लिए अच्छा है, ऐसा भी तो हो सकता है ना। द डिस्टिंग्विशिंग characteristic of modern civilization is an infinite multiplicity of human wants. अगर हम मॉडर्न सिविलाइजेशन की सबसे बड़ी विशेषता की बात करें तो मॉडर्न सिविलाइजेशन कहता है कि मनुष्य को अपने वांट्स की इनडेफिनिट मल्टीप्लिसिटी करनी चाहिए, यानी कि मनुष्य के अपने ज़रूरतों को मल्टीप्लाई करना चाहिए, यानी कि गुणनखंड करना चाहिए। अब आप ये सोचिए कि अगर आप अपने ज़रूरत को गुणनखंड करेंगे तो वो घटेगा कि बढ़ेगा। इनडिफिनिट मल्टीप्लिसिटी। मॉडर्न सिविलाइजेशन कहता है कि मनुष्य को अपनी इच्छाओं को बढ़ाना चाहिए, अपने ज़रूरतों को बढ़ाना चाहिए। लेकिन वही अगर हम बात करें एंशिएंट सिविलाइजेशन के कैरेक्टरिस्टिक्स का, तो एंशिएंट सिविलाइजेशन का कैरेक्टरिस्टिक ये है कि ये कहता है कि आप इम्परेटिव रेस्ट्रिक्शन लगाओ अपने ज़रूरतों पर और उसको रेगुलेट करो। हमारी एंशिएंट सिविलाइजेशन कहते हैं कि बहुत ही ज़्यादा आप रिस्ट्रिक्शन लगाओ अपने ज़रूरत पर। मनुष्य को अपनी ज़रूरतों को रेगुलेट करना चाहिए, उसको बहुत ज़्यादा नहीं बढ़ने देना चाहिए। द मॉडर्न और वेस्टर्न इनसैशिएबलनेस अराइजेज रियली फ्रॉम वांट ऑफ लिविंग फेथ इन अ फ्यूचर स्टेट एंड देयरफॉर आल्सो इन डिविनिटी। द रिस्ट्रेंट ऑफ एंशिएंट और ईस्टर्न सिविलाइजेशन अराइजेज फ्रॉम अ बिलीफ ऑफन इन स्पाइट ऑफ आवर सेल्व्स in a future state and the existence of a divine power. तो आखिर ऐसा क्यों है? पश्चिम के लोगों के अंदर इतनी असंतुष्टि क्यों है? तो पश्चिम के लोगों का इनसैशिएबलनेस, असंतुष्टि का मुख्य कारण है कि इनके अंदर फेथ की कमी है, फ्यूचर स्टेट में और डिविनिटी में। ये भविष्य में और डिविनिटी में यानी कि दैवत्व में ये विश्वास नहीं करते हैं, ईश्वर में आस्था नहीं रखते हैं। और हमारे भारतीयों के अंदर, हमारे पश्चिमी सभ्यता में इतनी पाबंदी देने की शक्ति कहाँ से आ गई? तो हमारे पास बिलीफ है। हम
फ्यूचर स्टेट में, डिवाइन पावर में, ईश्वर में विश्वास करते हैं। अगर हमारे साथ कुछ बुरा भी हो जाए तो आपने देखा होगा, अगर कुछ भी गलत घटित हो जाता है तो हम ये सोचकर संतुष्ट हो जाते हैं कि चलिए भगवान है, एक न एक दिन सब कुछ ठीक हो जाएगा, और ये सोचकर कि भगवान है और हमारी ज़िंदगी अच्छी हो जाएगी, हम अपने आप को संतुष्ट कर लेते हैं। ये हमारी शक्ति है। पैरा नंबर 14, सम ऑफ द इमीडिएट एंड ब्रिलियंट रिजल्ट्स ऑफ मॉडर्न इन्वेंशंस आर टू मैडनिंग टू रेजिस्ट। हाल में तो कुछ ऐसा आविष्कार कर दिया है इन पश्चिम वालों ने, आधुनिक लोगों ने कुछ ऐसा आविष्कार कर दिया है कि पूरी की पूरी दुनिया इतनी पागल हो गई है उन आविष्कारों के पीछे कि अब उसका विरोध करना हमारे वश की बात नहीं है। चलिए एक छोटा सा एग्जाम्पल ले लेते हैं। ये मोबाइल जो आज हमारे पास है, इंटरनेट हमारे पास है, फेसबुक, व्हाट्सएप हमारे पास है, इन सब के आविष्कारक पश्चिम के लोग हैं। हमने आविष्कार नहीं किया है। लेकिन अगर आज हम इसका विरोध करने का सोचे भी तो शायद ही हम में से कोई बाहर निकल कर आएगा और इसका विरोध कर पाएगा, क्योंकि यह हमारे जीवन का एक ऐसा पार्ट बन गया है कि अब हम चाहकर भी इसका विरोध नहीं कर सकते। लेकिन गांधी जी क्या कहते हैं? बट आई हैव नो मैनर ऑफ डाउट दैट द विक्ट्री ऑफ मैन लाइज इन दैट रेजिस्टेंस। अगर मनुष्य को विजय प्राप्त करनी है तो मुझे कोई इसमें डाउट नहीं है कि मनुष्य का विजय इस विरोध में ही है। अगर जब तक मनुष्य इन पश्चिमी आविष्कारों का विरोध नहीं करेगा, अपने आप को इससे दूर नहीं करेगा, तब तक मनुष्य विजय प्राप्त नहीं कर सकता है। वी आर इन डेंजर ऑफ बार्टरिंग अवे द परमानेंट गुड फॉर अ मोमेंट्री प्लेजर। हम क्षणिक आनंद के लिए अपने परमानेंट चीज़ों को से बार्टर कर रहे। बार्टर करना मतलब कि एक चीज़ देना और दूसरी चीज़ लेना। हम अपना परमानेंट चीज़ इसको दे रहे हैं और उससे क्षणिक आनंद ले रहे हैं। ये जो आनंद की वस्तुएं हैं, इसको प्राप्त करने के लिए हम अपने स्वास्थ्य को कुर्बान कर रहे हैं, अपने आयु को कम कर रहे हैं, अपने शारीरिक अवस्था को बिगाड़ रहे हैं, और यह हमारा परमानेंट है। हम अपने नैतिकता के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, अपने आत्मा की बात को नहीं सुन रहे हैं, हम अपने मन के बहाव में बह जा रहे हैं। तो हमारा जो परमानेंट है हम उसका परित्याग कर रहे हैं और क्षणिक आनंद ले रहे हैं। पैरा नंबर 15, जस्ट एज इन द वेस्ट they have made wonderful discoveries in things material, similarly Hinduism has made still more marvelous discoveries in things of religion, of the spirit, of the soul. ऐसा नहीं सोचिएगा कि पश्चिम के लोग तमाम डिस्कवरीज कर रहे हैं, बहुत सारे आविष्कार कर रहे हैं और हम लोग चुपचाप बैठे हैं। ऐसा नहीं है। हम लोगों ने भी डिस्कवरीज किया है, जैसे उन लोगों ने मटेरियल में किया है, तो हिंदुइज्म ने भी मार्वेलस डिस्कवरीज किया है, शानदार शानदार खोज किया है। रिलीजन के मामले में, स्पिरिट के मामले में, सोल के मामले में, धर्म, हमारी सोच, हमारी आस्था, हमारी आत्मा, हमारी मान्यता, इन तमाम चीज़ों के बारे में हम लोगों ने भी तरक्की किया है। ऐसा नहीं है। 16, बट वी हैव नो आई फॉर दिस ग्रेट एंड फाइन डिस्कवरीज। लेकिन हमारी आंखें इतनी सक्षम नहीं है कि हिंदुइज्म के द्वारा किए गए ये महान और फाइन फाइन डिस्कवरीज को हम देख सकें। वी आर डैजल्ड बाय द मटेरियल प्रोग्रेस दैट वेस्टर्न साइंस हैज मेड। हमारी आंखें चौंधिया गई है पश्चिमी आविष्कारों में। ये पश्चिमी आविष्कार इतनी चमकदार दिखती हैं कि एक बार जो हमारी नज़र इसके ऊपर पड़ती है तो फिर हम भारतीय सभ्यता में किए गए आविष्कारों को देखते हैं तो वो हमें नज़र नहीं आती, क्योंकि हमारी आंखें तो डैजल्ड हो गई है। आई एम नॉट एनामर्ड ऑफ दैट प्रोग्रेस। लेकिन अगर मैं अपने बारे में बात करूं तो गांधी जी कहते हैं कि मुझे इस प्रोग्रेस से तनिक से भी खुशी नहीं है। इनफैक्ट वास्तव में इट ऑलमोस्ट सिम्स, ऐसा प्रतीत होता है कि गॉड ने ही आकर इंडिया को प्रिवेंट कर दिया है, रोक दिया है फ्रॉम प्रोग्रेसिंग एलोंग दोज लाइन्स। अगर आपके पास किताब है तो उसको आप देखिएगा। यहाँ पर गॉड ने ही मना कर दिया है कि इंडिया को इस लाइन में प्रोग्रेस नहीं करना है। ऐसा लग रहा है कि इंडिया को भेजा ही गया है धरती पर इस मटेरियल के ऑनरश को रोकने के लिए। ये भौतिकता का जो बहाव चल पड़ा है,
ये ऐशो आराम की चीज़ों का जो बहाव चल पड़ रहा है, जिसमें पूरी दुनिया बह पड़ी है, ऐसा लग रहा है कि गॉड ने इंडिया को कहा था कि तुम जाओ धरती पर और तुमको इस मटेरियल के प्रोग्रेस को रोकना होगा। और इसी वजह से भारतीय सभ्यता ने इन तमाम मटेरियल चीज़ों का यूज़ करने से लोगों को मना करता है। तो ये पैरा नंबर 16 आप लोगों का कंप्लीट होता है माय डियर स्टूडेंट्स। अगर आपने बेहतरीन तरीके से सुना होगा तो आई एम वेरी मच कॉन्फिडेंट कि जो भी इंटर का स्टूडेंट है उसको बहुत ही ज़्यादा प्रिपरेशन करने में हेल्प मिलेगी। थैंक यू। अगली वीडियो में 17th पैराग्राफ से हम आगे बढ़ेंगे।